हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आते हैं ताकि आप अपने एआईबी 18 की प्रिपरेशन कर सकें। और आप सभी को ये भी पता है, यानी कि कल की डेट से जो है आपके दिल्ली जुडिशरी की नोटिफिकेशन आई थी और आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं अब से। तो जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो सभी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर ले, अगर वो चाहते हैं इस साल दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं केवल एआईबी तक सीमित नहीं है। अगर आप दिल्ली जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो कल है, कल जो मेरी वीडियो है वो नहीं आ पाई थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कल इसी वजह से, यही रीज़न था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने भी नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और जो भी पुराने कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे ताकि आपकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है काफ़ी अच्छी हो जाए। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका उसका जवाब आप दे पाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील विद द विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम यानी कि पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर स्कीम बनाई गई है। सीआरपीसी में एक पर्टिकुलर प्रोविजन है जो इस स्कीम के बारे में बात करता है। कौन सा प्रोविजन है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 357 कैपिटल ए इस बारे में बात करता है। सेकंड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 250 कैपिटल ए ऑफ सीआरपीसी। थर्ड ऑप्शन है हमारा सेक्शन नंबर 300 कैपिटल ए ऑफ सीआरपीसी। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सेक्शन नंबर 305 कैपिटल ए ऑफ सीआरपीसी। हिंदी में क्या इसका अर्थ है समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से सीआरपीसी की कौन सी धारा है जो पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है या उसके बारे में निपटान करता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो सेक्शन है 357 कैपिटल ए। अब इस सेक्शन के रिगार्डिंग आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पता होनी चाहिए, ताकि अगर और भी क्वेश्चन बन जाते हैं इसके संबंध में तो उसका जवाब भी आप दे पाएँ। सबसे पहला तो ये है कि इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है इंसर्ट किया गया था, किस अमेंडमेंट के द्वारा, किस अमेंडमेंट के द्वारा इसे इंसर्ट किया गया था। तो 2009 के अंदर अमेंडमेंट करके इसको जो है ऐड किया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका पर्पस क्या था, इसको इंसर्ट करने का क्या इसका उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो भी विक्टिम है या विक्टिम की डेथ हो जाती है तो उसके संबंध में उसके जो भी डिपेंडेंट हैं उनको क्या मिल सके, एक फंड मिल सके, ताकि उसके या तो विक्टिम अगर जीवित है तो विक्टिम की रिहैबिलिटेशन के लिए, अगर वो नहीं है तो उसके जो डिपेंडेंट है उसकी क्रिया विरिया करने के लिए, जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जो भी आगे की कार्रवाई की जाती है मृत्यु होने के बाद, ताकि उन्हें इस समय पर फंड की जो है आवश्यकता होती है और वैसे भी वो परेशान रहते हैं। इसलिए इसका बात करें थर्ड इम्पोर्टेंट बात की, तो जो भी लॉस होता है, जो भी इंजरी होती है, उन सभी चीज़ों को वो रिहैबिलिटेट कर सकते हैं इस फंड की मदद से। तो रिहैबिलिटेशन के पर्पस के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है और ये काफ़ी बेनिफिट मिलता है इससे विक्टिम को। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली सेक्शन की। तो सेक्शन नंबर 250 कैपिटल ए तो है नहीं, 250 सेक्शन जो है वो किस बारे में बात करती है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। वो बात करती है कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कोज,
यानी कि इसका मतलब क्या है कि बिना किसी पर्याप्त कारण के आपने किसी के अगेंस्ट मुकदमा कर दिया और उसे एक्यूज बना दिया, तो अब उसको जो है कंपनसेशन लेने का अधिकार है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। सेक्शन कौन सी है? 250। तो 250 ए नहीं है, 250 है। बात करते हैं अगली सेक्शन के बारे में। अगली सेक्शन हमारी कौन सी है? सेक्शन 300। 300 कैपिटल ए नहीं है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो सेक्शन 300 किस बारे में बात करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये बात करती है पर्सन वंस कन्विक्टेड और acquittal not to be tried for same offense। यानी कि अगर किसी भी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया है तो सेम ऑफेंस के लिए उस पर दोबारा से ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, और उसका एक्विटल हो गया है तो तब उसके पास अपील का राइट होता है। अदरवाइज सेम सेम अगर ऑफेंस है, सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से उसको ट्राई नहीं किया जाएगा, उसको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। ये पर्टिकुलर सेक्शन इस बारे में जो है बात करता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 305 के बारे में। सेक्शन नंबर 305 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 305 बात करता है प्रोसीजर व्हेन कॉरपोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन एक्यूज्ड। यानी कि जब भी कोई भी कॉरपोरेशन या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसे क्या बनाया जाता है? अपराधी बनाया जाता है। तो उसके संबंध में पर्टिकुलर प्रोविजन जो है आपको इस सेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आपने इस एक क्वेश्चन से ये सारी चीजें यहाँ पर आपको याद करनी है, तो इन सभी चीजों को आपको भूलना नहीं है। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? A criminal complaint can be made to a magistrate under which section of the CRPC। यानी कि जब भी हम कोई कंप्लेंट करते हैं डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को तो उसे हम प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं। तो वो जो प्राइवेट कंप्लेंट की जाती है वो किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर की जाती है? CRPC के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे जो है हमेशा जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको तो भूलना ही नहीं है। पहला ऑप्शन है सेक्शन नंबर 190, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन नंबर 200 ऑफ CRPC, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन नंबर 250 ऑफ CRPC और थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 300 ऑफ CRPC। हिंदी में क्या इसका अर्थ है कि CRPC की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक शिकायत की जा सकती है? तो जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन नंबर 200 ऑफ CRPC। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब भी हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तो कंप्लेंट फाइल करने के लिए क्या उसे ओथ ली जाती है कंप्लेनेंट की और विटनेस की? ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलरली हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने इसको डिटेल में भी कवर करवाया था, जिसमें मैंने ये सारी बातें कही थी कि जब भी कंप्लेंट फाइल की जाती है तो कंप्लेनेंट और जो उसके विटनेस हैं उनको ओथ पर जो है यहाँ पर उनकी गवाही की जाती है, उससे ओथ ली जाती है कि जो भी ये कंप्लेंट में लिखा है क्या ये सारी चीज़ें सही है या नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बारी दोबारा से बता देता हूँ ताकि प्रीवियस स्टूडेंट्स की जो है रिवीजन हो जाए और नए स्टूडेंट जो है इसको अच्छे से जो है समझ पाए। तो जब भी कंप्लेंट फाइल की जाती है सेक्शन नंबर 200 के अंदर तो ऐसे में ओथ पर जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस है उसको ओथ दिलाई जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी कंप्लेंट फाइल की जाती है कंप्लेनेंट के द्वारा तो ऐसे में उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो सबसे पहले कौन करे? उसके सिग्नेचर किसके होते हैं? कंप्लेनेंट के होते हैं।
दूसरा विटनेसेस के होते हैं, तीसरा ऑल्सो मजिस्ट्रेट के भी होते हैं। मजिस्ट्रेट भी वहां पर उस कंप्लेंट पर साइन करेंगे। कब जरूरत नहीं होती साइन करने की? नॉट नीड टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट। कब कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं होती, जब या तो वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, जब या तो वो पब्लिक सर्वेंट है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई भी केस टेक ओवर किया जाता है, किस पर्पस के लिए? फॉर इंक्वायरी पर्पस के लिए, अंडर सेक्शन 192 ऑफ सीआरपीसी। तो ऐसे में भी वहां पर कंप्लेनेंट का और विटनेस का एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसको मैं पहले भी करवा चुका था, तो नए स्टूडेंट अगर जुड़े हैं तो उनके लिए मैंने ये दोबारा से करवा दिया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन 39 एंड 40 ऑफ सीआरपीसी मेक इट मैंडेटरी टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ए सर्टेन ऑफेंस। सच इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू, फर्स्ट ऑप्शन है एदर टू द मजिस्ट्रेट और टू ए पुलिस ऑफिसर। सेकंड ऑप्शन है लोकल टीवी चैनल। थर्ड ऑप्शन है ए लॉयर्स। फोर्थ ऑप्शन है ए पुलिस ऑफिसर। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? सीआरपीसी की धारा 39 और 40 कुछ अपराधों के घटित होने के संबंध में जानकारी देना अनिवार्य बनाया जाए। ऐसी जानकारी दी जा सकती है, किसको दी जा सकती है? यानी कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है या कोई भी पब्लिक पर्सन है, सॉरी पब्लिक सर्वेंट नहीं, कोई भी पब्लिक पर्सन है, उसको ये लग रहा है कि कोई ऑफेंस घटित हुआ है और उसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध कमिट किया है, तो ऐसे में पुलिस की मदद करने के लिए वो इस पर्टिकुलर सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी जानकारी पुलिस को देंगे। यानी कि इंफॉर्मेशन दी जाए किसी भी पब्लिक पर्सन के द्वारा। इसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन 39 और 14 क्या स्पेसिफिकली ये बात करती है वो भी मैं यहाँ पर लिख के बताऊंगा। और इसका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, या ये पुलिस को दी जाएगी या फिर यानी कि कोई भी पब्लिक पर्सन पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकता है और मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन दे सकता है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो है घटित हुआ है। अब सेक्शन नंबर 39 जो है किस बारे में बात करती है, इसकी जो सब हेडिंग है उसे आपको याद रखना है ताकि आप इसको भूले ना। पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। सेक्शन नंबर 14 किस बारे में बात करती है? ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन connection with affairs of a village to make certain report। यानी कि यहाँ पर बात की गई है पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 39 में कि पब्लिक इंफॉर्मेशन देगी और सेक्शन 40 में यह ड्यूटी बना दी गई है एक पुलिस अधिकारी को कि उसके संबंध में वो एक रिपोर्ट तैयार करके आगे उसको प्रोसीड करेंगे। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। इन विच अमंग द केस पुलिस कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट ए वारंट।
फर्स्ट ऑप्शन है हैज कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म लीजर देन 7 ईयर। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, व्हेन हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट इज एश्योर्ड, उसकी प्रेजेंस एश्योर्ड है यानी कि वो भाग नहीं रहा है। एनी पर्सन कमिट ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फोर्थ ऑप्शन है हैज कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म मोर देन 7 ईयर। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, निम्नलिखित में से किस मामले में पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पहला ऑप्शन है 7 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडित अपराध उसने किया है। सेकंड ऑप्शन है जब न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो। थर्ड ऑप्शन है कि कोई भी व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है। और फोर्थ ऑप्शन है 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित उसने अपराध किया है। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर हमारा कौन सा है, फोर्थ आंसर है। पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि कौन सा इसका सही जवाब है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपको सेक्शन कौन सी पढ़नी है, ये आपको पढ़नी है सेक्शन नंबर 41 ऑफ सीआरपीसी। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ये बताया गया है, कुछ कंडीशन बताई गई है। उस कंडीशन में एक कंडीशन ये है कि अगर 7 साल से ज़्यादा के लिए अगर ऑफेंस कमिट किया जाता है तो यहाँ पर पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। फॉर विच ऑफेंस कैन द पुलिस अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट ए कोर्ट ऑर्डर। बिना कोर्ट ऑर्डर के किस केस में, किस तरीके के ऑफेंस में पुलिस अधिकारी जो है अरेस्ट कर सकता है। पहला ऑप्शन है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा है डिटेंशन ऑफेंस, तीसरा ऑप्शन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, फोर्थ ऑप्शन है क्रॉस ऑफेंस। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, किस अपराध के लिए पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना अदालती आदेश के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध है, निरोध अपराध है, या फिर असंज्ञेय अपराध है, या फिर क्रॉस अपराध है। यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब हम बात करते हैं गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। डिटेंशन ऑफेंस यानी कि उसे डिटेन कर लेना। नॉन कॉग्निजेबल कम गंभीर प्रवृत्ति के अपराध। और क्रॉस ऑफेंस की जब हम बात करते हैं तो ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टी होती है, आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट क्रॉस एफआईआर वो है करती है। लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें देखते हुए इसका सही जवाब क्या है उसका हमें यहाँ पर आंसर देना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस उसने कमिट किया है तो ऐसे में कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने पर उसको जो है उसको जो है पुलिस अधिकारी के द्वारा अरेस्ट किया जाता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। एज पर द सीआरपीसी इनहेरिएंट पावर ऑफ कोर्ट वेस्ट विद, यानी कि किसके पास है इनहेरिएंट पावर, कोर्ट की इनहेरिएंट पावर किसके पास है। पहला ऑप्शन है हाई कोर्ट के पास है, दूसरा ऑप्शन है कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, या कोर्ट ऑफ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है, या इन सभी के पास जो है इनहेरिएंट पावर दी गई है। पर्टिकुलर सेक्शन कौन सा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, सीआरपीसी के अनुसार अंतर्निहित शक्ति न्यायालय में निहित है। उच्च न्यायालय को, सत्र न्यायालय को, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट का न्यायालय उसको, या उपरोक्त सभी न्यायालय को। तो पर्टिकुलर सेक्शन है हमारा सेक्शन 482 जो हमें बात करता है कि हाई कोर्ट के पास, उच्च न्यायालय के पास जो है इस सेक्शन में इनहेरिएंट पावर की बात की गई है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट इसका जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्टेटेड दैट नो वुमेन शैल बी अरेस्ट आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइजिंग एक्सेप्ट अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, यानी कि जब तक कि कोई ऐसी परिस्थिति ना बने, जब तक कि कोई ऐसी परिस्थिति ना बने किसी भी वुमेन को सनसेट के बाद और सनराइज होने से पहले अरेस्ट नहीं किया जाएगा। किस एक्ट के अंदर ये दिया हुआ है, सीआरपीसी में, पुलिस एक्ट में, आईपीसी के अंदर, या फिर जो प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है उस एक्ट के अंदर जो है बताया गया है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया है कि असाधारण परिस्थिति को छोड़कर किसी भी महिला को
सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो पर्टिकुलरली इसका सही जवाब आप सभी को पता होगा, सीआरपीसी के अंदर जो है बताया गया है। अब सीआरपीसी को लाने का एम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एम क्या है सीआरपीसी को लाने का, तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, और इन सभी पॉइंट्स को जो है आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एम क्या है, सबसे पहला एम क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। सेकंड पर्पस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सेकंड पर्पस क्या है, एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल, एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स। थर्ड एम क्या है इसका, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका, डेटर्मिनेशन यानी कि निर्धारण करना ऑफ गिल्ट, कि कौन गिल्टी है, और इनोसेंसी ऑफ एक्यूज पर्सन, अगर एक्यूज्ड निर्दोष भी है तो उसका भी पता लगाना विद पब्लिक न्यूसेंस। विद पब्लिक न्यूसेंस। इसके अलावा आपको और दो चीजें समझनी होगी, प्रिवेंटिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चाइल्ड एंड पेरेंट्स। तो ये हमारा जो है सीआरपीसी का एम है, सीआरपीसी का उद्देश्य यही है कि इन सभी पॉइंट्स को पूरा किया जाए। इसके अलावा आपको और भी पॉइंट जो है समझने हैं। अब हम अगली स्क्रीन पर जो है जाने वाले हैं और उस अगली स्क्रीन पर जो है समझेंगे। कुछ और पॉइंट्स भी है जो मैं आपको यहाँ पर इस स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। तो काफ़ी इजी चीज़ें हैं। सबसे पहले कितने सेक्शन हैं हमारे सीआरपीसी के अंदर, तो 565 हमारे सेक्शंस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर्स की तो 46 चैप्टर्स हैं। शेड्यूल की बात करें तो 5 हमारे जो है शेड्यूल्स हैं। फॉर्म की बात करें तो 56 फॉर्म्स जो है बताए गए हैं। ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ये भी आपको सीआरपीसी के संबंध में याद करनी है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर द मजिस्ट्रेट पावर सेंड एन एक्यूज टू रिमांड अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिमांड इन ए जुडिशियल कस्टडी कैन नॉट एक्सीड 15 days आफ्टर ओनली सेंडिंग टू ए पुलिस कस्टडी इज पॉसिबल। बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 19 days द एक्यूज हैज टू बी एक्विटल। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ द इन्वेस्टिगेशन is not completed within 16 days
he has to be released on bail. Fourth option है the maximum period of remand in a police custody cannot excluded 50 days after only sending to the judicial custody is possible. हिंदी में इसका क्या अर्थ है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सीआरपीसी की धारा 167 के तहत किसी भी आरोपी को रिमांड पर भेजने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है न्यायिक हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती, इसके बाद ही पुलिस हिरासत में भेजा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, अधिकतम 90 दिन की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर आरोपी पर मुकदमा चलाना होगा। थर्ड ऑप्शन है 16 डेज के अंदर जांच पूरी नहीं होने पर जमानत पर रिहा करना होगा। और फोर्थ ऑप्शन है पुलिस हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। तो कौन सा इसका पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफेंस मीन्स ए क्राइम फॉर विच द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट ए वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। कौन सा इसका सही जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन। आप सभी को पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि समय काफी हो चुका है, थोड़ा स्पीड में करके हुए चलेंगे ताकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो सके। सेक्शन ऑफ आईपीसी 359 टू 374 आर रिलेटेड टू विच एक्ट, कौन से पहला ऑप्शन है अटेम्प्ट टू मर्डर, दूसरा है अननेचुरल ऑफेंसेस, तीसरा है सेक्सुअल ऑफेंसेस इंक्लूडेड रेप, फोर्थ ऑप्शन है किडनैपिंग, सडक्शन, एक्सटोर्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर। निम्नलिखित में से धारा आईपीसी की धारा 359 से 374 किस अधिनियम से संबंधित है। हत्या का प्रयास, अप्राकृतिक अपराध, बलात्कार सहित यौन अपराध, या फिर अपहरण, प्रलोभन, जबरन वसूली, गुलामी, या फिर जबरन शर्म करवाना यानी कि लेबरिंग करवाना। तो कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन इसका सही है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ए शू बी फॉर ए डिक्लेरेशन ऑफ ए टाइटल टू ए लैंड एंड ऑब्टेन ए डिग्री, ए देन शू शी फॉर पोजेशन, सी कंटेंटेड दैट बी इज द ओनर एंड दैट ही इज इन द पोजेशन ऑफ as B's tenant. So the defense is not barred. Second option है the defense is barred. Third option है not barred और barred. Fourth option है none of the above. A भूमि के स्वामित्व की घोषणा के लिए B पर मुकदमा करता है और डिग्री प्राप्त करता है, फिर A कब्जे के लिए C पर मुकदमा करता है और C का तथ्य है कि B मालिक है और वह बी के किराएदार के रूप में कब्जे में है। तो क्या कौन सा इसका सही जवाब होगा, कौन सा इसका सही जवाब है, तो ये बार्ड होगा। डिफेंस जो है बार्ड होगा ऐसे केस में, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपसे ये कह देना चाहता हूँ, एक बारी आप इस चीज को सुनिएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत होता है, आपको लग रहा है इसमें कुछ कंफ्यूजन है, हमें जो है दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो राइट आंसर है आपके अनुसार उसको आप जो है मेंशन कीजिए विद एक्सप्लेनेशन, ताकि अदर स्टूडेंट भी उससे कुछ सीख सके और अपना गलत आंसर ना करे, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द ट्रांसफर ऑफ ए डिग्री इन सीपीसी, सेक्शन नंबर 43, सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 45 ऑफ सीपीसी। तो कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है जो इस बारे में बात करता है, ये आपको यहाँ पर पता लगाना है, कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है।
और ये जो सभी सेक्शन हैं, ये सभी सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट है। सभी सेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है, सीपीसी में पूछे जाते हैं, सब हेडिंग जो है इनकी पूछ ली जाती है। तो सभी सेक्शन की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखूंगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीआरपीसी में डिग्री के हस्तांतरण से संबंधित है। तो इसका जो हमारा पर्टिकुलर आंसर है वो तो हमारा है, कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है, सेक्शन 43 है, सेक्शन 33 है, सेक्शन 39 है, सेक्शन 45 है। तो सेक्शन नंबर 39 बात करता है किसके बारे में, ट्रांसफर ऑफ डिग्री के बारे में। इसके अलावा बचे हुए सेक्शन क्या कह रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 43 की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है किसके बारे में, ये बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के बारे में, जो कि पास की जाती है बाय सिविल कोर्ट इन प्लेस टू विच दिस कोड। तो ये आप समझ गए, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास की जाती है सिविल कोर्ट के द्वारा, पर्टिकुलर सेक्शन इस बारे में बात करता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 33 ऑफ सीपीसी, ये आपको याद रखना है, सीपीसी के पर्टिकुलर प्रोविजन है जो बात करता है किसके बारे में, जजमेंट एंड डिग्री के बारे में। उसके बाद जब आप बात करते हैं सेक्शन नंबर 39 की, ये आप समझ ही चुके हैं। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 45 की, तो 45 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री बट आउटसाइड इंडिया। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन है जो आपको याद रखने हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि डिग्री टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है सीपीसी के अंदर। हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है और इसी से जो है काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं प्रीवियसली भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ इसके संबंध में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द टर्म रेस जुडिकाटा मीन्स, फर्स्ट ऑप्शन है फर्दर प्रोसीडिंग, सेकंड ऑप्शन है मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेट, थर्ड ऑप्शन है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, फोर्थ ऑप्शन है बार द प्रोसीडिंग। तो कौन सा इसका सही जवाब है, तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कोई भी मामला जो पहले से ही उसका फैसला सुनाया जा चुका है। रेस जुडिकाटा, सब जुडाइस, ये टर्म है जो आपको याद रखनी है, रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस, ये आपसे जो है पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है समझ लेते हैं। व्हेन ए पर्सन चैलेंज ए डिग्री he shall challenge the same by filing an appeal application notice of motion chamber summon। तो जब हम किसी भी डिग्री को चैलेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपील फाइल करेंगे। तो पर्टिकुलर अपील के बारे में कौन से प्रोविजन है ये हमें पता होने चाहिए, और वो प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा पार्ट बात करता है। जब हम पार्ट की बात करते हैं तो पार्ट नंबर 7, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं रोमन टर्म में, पर्टिकुलर सेक्शन 96 से लेकर 109 तक है, ये आपको याद रखना है। और इसे जो है डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट के अंदर। पहला पार्ट क्या कहता है कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका बात करता है अपील फ्रॉम अपीलियंट डिग्री, यानी कि अपीलेंट डिग्री के द्वारा अगर पास की गई है तो उसके द्वारा अपील। उसके बाद जो है
उसके बाद बात की गई है ऑर्डर से अपील के बारे में। उसके बाद बात की गई है कुछ जर्नल प्रोविजन दिए गए हैं, कुछ जर्नल प्रोविजंस दिए गए हैं अपील के बारे में। उसके बाद इसे फर्दर आगे डिवाइड किया गया है। अपील यहाँ पे लिख देता हूँ, अपील फ्रॉम कहाँ से, सॉरी, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जब अपील फाइल की जाती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। कि प्रिलिमिनरी डिग्री काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसपे मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा है। डिग्री पर हमेशा क्वेश्चन आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीसी पूछा जाने वाला है, तो डिग्री के बारे में हमेशा पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, विच डेटरमाइन द राइट ऑफ ए पार्टी विद रिगार्डिंग टू सेम और वन ऑफ द मैटर इज कंट्रोवर्सी इन द शूट बट डज नॉट फाइनली डिस्पोज ऑफ द शूट। सेकंड ऑप्शन है विच determine the right of the party with regarding to same or one of the matter is controversy in the suit which may have to the effect of a final disposal of the suit। थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2। फोर्थ ऑप्शन है नेदर 1 and 2। तो जब आप डिग्री टर्म को पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट वहां पर देखने को मिलेगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डिग्री को कहां पर डिफाइन किया गया है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप भी एक बार बेयर एक्ट को देखें। अगर आपको नहीं पता है कहां पर डिफाइन किया गया है तो आप बेयर एक्ट को जरूर देखें। अगर आपको पता है तो आप बिना देखे हमें कमेंट करें। ए इज सेज टू टेक प्लेस व्हेन द हाई कोर्ट कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ केस decide by the subordinate court and pass an appropriate order। फर्स्ट ऑप्शन है रेफरेंस, सेकंड ऑप्शन है रिव्यू, थर्ड ऑप्शन है रिवीजन, फोर्थ ऑप्शन है अपील। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, एक डैश तब होगा जब उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तय किए गए किसी भी मामले का रिकॉर्ड मंगवाता है और उचित आदेश पारित करता है। तो कौन सा इसका पर्टिकुलर सही आंसर है, ये आपको हमें बताना है। कौन सा इसका सही जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन। और ये सभी टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, कहां पर डिफाइन की गई है, एज इट इज पूछा जाता है, ये आपको पता होने चाहिए। जब हम बात करते हैं रेफरेंस के बारे में तो सेक्शन नंबर 113 ऑफ सीपीसी बात करता है। जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 114 इसके बारे में बात करता है। जब हम रिवीजन की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 115 इसके बारे में बात करता है। जब हम बात करते हैं अपील की तो सेक्शन 96 इस बारे में बात करता है। तो ये सभी सेक्शन आप डिटेल में डिस्कस कीजिए, डिटेल में इसको एक बारी पढ़ के देखिए। इस पर जो है क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं और एज इट इज क्वेश्चन भी बन जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एन इंटरप्लीडर शूट इज वन वेयर द रियल डिस्प्यूट इज बिटवीन विच वन, प्लेंटिफ्स, डिफेंडेंट, इंटरवेन्योर या फिर रिस्पोंडेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। और इंटरप्लीडर शूट को सीपीसी के अंदर कहां पर डिफाइन किया गया है, कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है जो इंटरप्लीडर शूट के बारे में बात करती है। सेक्शन नंबर 88 क्या कहती है, वेयर इंटरप्लीडर शूट में बी इंस्टीट्यूटेड। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको जो है एक बारी पढ़ लेना है बेयर एक्ट से, ताकि आपको पता चल जाए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट इन इंडिया। हिंदी में इसका क्या अर्थ है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत की सभी अदालत पर बाध्यकारी होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब हर एक जो आर्टिकल है उसको हम समझेंगे। इसका सही जवाब जो है वो है हमारा क्या, आर्टिकल नंबर 141 जो की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंड ऑन ऑल कोर्ट इन इंडिया। तो इसको तो लिखने की हमें जरूरत नहीं है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, आर्टिकल नंबर 140 के बारे में, तो ये बात करता है एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 142 की, तो ये बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी एंड ETC। इसको आप पढ़िएगा। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 143 के बारे में, तो ये किस बारे में बात करता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट को। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है आपको एक बारी पढ़ लेने हैं। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है नहीं होने वाला है। The jurisdiction of the court refer to the power or to extent of authority of the court to administer justice with reference to local limit, subject matter of litigation, pecuniary value, all of the above। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार डैश के संदर्भ में न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय की शक्ति या अधिकार की सीमाओं को संदर्भित करता है। तो लोकल लिमिट को भी, लिटिगेशन के जो सब्जेक्ट मैटर है, पिक्यूनरी वैल्यू जो है, इन सभी को करता है। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। लिटिगेशन पार्टी डैश अपॉन कोर्ट jurisdiction of the court by mutual consent। तो कैन नॉट रेफर और कैन नॉट टेक अवे। सेकेंड ऑप्शन है कैन रेफर और कैन टेक अवे। कैन नॉट कन्फर बट कैन टेक अवे, और कैन कन्फर बट कैन नॉट टेक अवे। मुकदमेबाजी पक्ष आपसी सहमति से न्यायालय के न्यायालय क्षेत्राधिकार पर संदर्भित नहीं कर सकता या दूर नहीं कर सकता। दूसरा है प्रदान कर सकता है या छीन सकता है। तीसरा ऑप्शन है प्रदान नहीं कर सकता लेकिन छीन सकता है। फोर्थ ऑप्शन है प्रदान कर सकता है परंतु छीन नहीं सकता। तो इसका फोर्थ जो ऑप्शन है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहिए।